नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के उस पन्ने की जो समंदर की गहराइयों में लिखा गया था। ये कहानी है एक ऐसे हाई स्टेक्स गेम की जहां दांव पर सिर्फ हथियार नहीं बल्कि दिमाग और धोखा भी लगा था। ये नौसैनिक रणनीति की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हैरान कर देती है। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब से सवाल से होती है। क्या भारी मात्रा में सब्जियों का ऑर्डर देकर एक पूरी नौसैनिक जंग जीती जा सकती है? सुनने में बड़ा अटपटा लगता है ना, पर यकीन मानिए यही छोटा सा सवाल इस पूरी हैरत अंगेज कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए पहले माहौल को समझते हैं। साल था 1971। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, एक बहुत बड़े सियासी और मानवीय संकट से गुजर रहा था। वहां पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की मांग तेजी से जोर पकड़ रही थी। और जब पाकिस्तानी सेना ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचलना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए। करीब 90 लाख लोगों ने यानी 90 लाख शरणार्थियों ने भागकर भारत में पनाह ली। सोचिए, इतना बड़ा मानवीय संकट, इस बोझ ने भारत पर इतना जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक दबाव डाला कि अब युद्ध लगभग तय हो चुका था। तो भारत ने सीधे युद्ध में कूदने से पहले अपना पहला दांव चला। ये था एक गुप्त ऑपरेशन जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एक्स। इसका सीधा सा मकसद था पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइनों को तबाह कर देना। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन को कमजोर कर दो। अब ये प्लान सुनने में बड़ा सिंपल था, लेकिन था बहुत खतरनाक। मुक्ति बाहिनी के कमांडोज को खुफिया कैंप्स में ट्रेनिंग दी गई। वो रात के अंधेरे में तैरकर पाकिस्तानी जहाजों तक पहुंचते थे। उन पर मैग्नेटिक लिम्पिट माइंस चिपका देते थे जो चुंबक की तरह पतवार से चिपक जाती थी। और फिर बूम, एक जोरदार धमाका, और बस पाकिस्तान की रसद की लाइनें तबाह हो जाती थीं। और इस ऑपरेशन के नतीजे हैरान करने वाले थे। अंदाजा है कि लगभग 19,000 टन पाकिस्तानी हथियार और गोला बारूद नष्ट कर दिया गया। इसने पूर्वी पाकिस्तान में तैनात उनकी फौज की कमर ही तोड़कर रख दी। और अब इस कहानी में एंट्री होती है दो मेन प्लेयर्स की। एक था शिकार, भारत का गौरव, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर, और दूसरा था शिकारी, पाकिस्तान की सबसे घातक पनडुब्बी। एक तरफ था आईएनएस विक्रांत, भारत का तैरता हुआ एयरबेस, एक बहुत बड़ी ताकत, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसके बॉयलर्स में एक बड़ी खराबी आ गई थी। और दूसरी तरफ थी पीएनएस गाजी, पाकिस्तान की इकलौती लंबी दूरी की पनडुब्बी जिसका बस एक ही मकसद था, विक्रांत को ढूंढकर डुबो देना। हालांकि गाजी भी अब पुरानी हो रही थी और उसमें भी अपनी खामियां थीं। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि गाजी असल में एक अमेरिकी पनडुब्बी थी, यूएसएस डियाब्लो। इसे 1963 में पाकिस्तान को लीज पर दिया गया था और खास तौर पर आईएनएस विक्रांत के खतरे से निपटने के लिए ही दिया गया था। और यहीं से शुरू होता है भारतीय नौसेना का असली दिमागी खेल। क्योंकि विक्रांत की हालत ठीक नहीं थी, उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका दुश्मन से लड़ना नहीं बल्कि शिकारी को ही एक जाल में फंसाना था। अब जरा इन तारीखों पर नजर डालिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 14 नवंबर को गाजी कराची से अपने सीक्रेट मिशन पर निकली। 19 नवंबर को उसे विक्रांत को डुबोने का ऑर्डर मिला और 25 नवंबर की सुबह भारतीय नौसेना ने अपना जाल बिछाया और उसी दिन शाम तक पाकिस्तान उस जाल में फंस चुका था। तो ये जाल था क्या? देखिए, विशाखापट्टनम में एक पूरा भ्रमजाल बनाया गया। नौसेना ने नकली रेडियो सिग्नल भेजे जिससे लगे कि विक्रांत वहीं है। बंदरगाह पर एक बड़े जहाज को खड़ा करने के लिए जगह मांगी गई। और हाँ, याद है वो सब्जियों वाला सवाल? उसका जवाब यही है। विशाखापट्टनम में भारी मात्रा में मांस, अंडे और सब्जियों के ऑर्डर दिए गए ताकि लगे कि विक्रांत के हजारों नाविकों के लिए राशन आ रहा है। और ये सारी झूठी खबरें जानबूझकर लीक भी कर दी गई। और पाकिस्तान ने चारा निगल लिया। इसका सबसे बड़ा सबूत था वो खुफिया संदेश जो भारतीय इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया। इसमें गाजी को साफ हुक्म दिया गया था, जितनी जल्दी हो सके विशाखापत्तनम पहुंचो। खुफिया जानकारी है कि कैरियर बंदरगाह में है। और बस यहीं पर ये शह और मात का खेल अपने अंजाम तक पहुंचता है। विशाखापट्टनम के समंदर में शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला था। इस आखिरी दांव को खेलने की जिम्मेदारी दी गई आईएनएस राजपूत को। और इसके दिलेर कैप्टन इंदर सिंह ने यह मिशन लेते हुए कहा था, मैं लौटूं या ना लौटूं, आईएनएस राजपूत जरूर लौटेगा। राजपूत का काम था विक्रांत होने का नाटक करना और गाजी को अपनी ओर खींचना। एनएस राजपूत अपना काम करके चुपचाप बंदरगाह लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सोनार पर पानी के नीचे किसी बहुत बड़ी चीज का सिग्नल मिला।
अब देखिए, युद्ध के माहौल में सोचने का ज्यादा वक्त नहीं होता। कैप्टन को शक हुआ कि ये एक पनडुब्बी है और उन्होंने एक पल भी गंवाए बिना 2 डेप्थ चार्ज फायर करने का आदेश दे दिया। ये वो शक्तिशाली बम होते हैं जो पानी के अंदर जाकर फटते हैं। पहले डेप्थ चार्ज के धमाके के कुछ ही पल बाद समंदर के नीचे से एक और बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ, इतना बड़ा कि पानी कई फीट ऊपर उछल गया। इससे ये साफ हो गया कि निशाना बिल्कुल सटीक लगा था। बाद में पता चला कि ये दूसरा धमाका गाजी के खुद के टॉर्पीडो में हुआ था, जो पहले धमाके के झटके से फट गए थे। तो गाजी का डूबना सिर्फ एक पनडुब्बी का खत्म होना नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। इस एक घटना ने भारत को पूर्वी समुद्री तट पर पूरी तरह से अजेय बना दिया और यहीं से युद्ध का नतीजा भी तय हो गया। और जब बाद में भारतीय नेवी के गोताखोर नीचे मलबे तक गए तो जो सबूत मिले उन्होंने सारी कहानी साफ कर दी। लाइफ जैकेट्स पर गाजी का पुराना नाम USS डियाब्लो लिखा था। साहस की लॉगबुक मिली और एक घड़ी मिली जो ठीक रात के 12:15 पर रुकी हुई थी, यानी हमले का बिल्कुल सटीक समय। हर चीज चीख चीख कर कह रही थी कि ये PNS गाजी ही थी। इस एक नौसैनिक जीत का असर देखिए कितना गहरा हुआ। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की पूरी समुद्री नाकाबंदी कर दी। जब रसद और मदद मिलनी बंद हुई तो पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक दिए। 93,000 सैनिकों का ये आत्मसमर्पण सैन्य इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पणों में से एक है। और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए देश, बांग्लादेश का। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। इतिहास को बनाने में सिर्फ ताकत का कितना हाथ होता है और दिमागी चतुराई और धोखे का कितना? शायद गाजी की कहानी इसका सबसे बेहतरीन जवाब है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।